हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं सोलो मॉडल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी कि कैसे सोलो मॉडल में हमारी लेबर और कैपिटल को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या होता है स्टडी पॉइंट पे आ जाते हैं और स्टडी पॉइंट पे क्या होता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट बढ़ रहा होता है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर बढ़ रही होती है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल भी बढ़ रहा होता है। ये तीनों एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बढ़ रहे होते हैं एन रेट से, पर ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा नहीं बढ़ रहा होता। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा 0 हो जाता है। अब ये चीज भी याद रखिएगा कि सोलो ने हमेशा आउटपुट पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, यानी कि y अपॉन में l की बात की थी। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आउटपुट पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन किसके द्वारा यूज किया गया था, तो वो यूज किया गया था सोलो के द्वारा। ठीक है, तो हमने सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का रोल होता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा को बढ़ाने में, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सोलो का क्रिटिसिज्म क्या था, सोलो मॉडल का क्रिटिसिज्म क्यों किया गया था, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सोलो मॉडल से रिलेटेड, और फिर ये हमारा सोलो मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार तो हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने किस चीज की बात करी थी। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी सोलो की अजम्पशंस की। सोलो ने माना था कि प्राइजेस, वेजेस एंड इन्वेस्टमेंट जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरा इन्होंने बात की थी लेबर और कैपिटल जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल टू ईच अदर है, यानी कि लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको याद होगा हैरट ने कहा था कि लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, और यही रीजन था कि जब हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम से हटते हैं तो हम वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाते थे हैरट के केस में। लेकिन सोलो ने कहा था आप इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं, लेबर और कैपिटल जो है एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद सोलो ने जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया था वो यूज किया था कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की खास बात क्या होती है, इसमें मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैपिटल हो चाहे लेबर हो उसकी डिमिनिश होती चलती है, और इसी रीजन से जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी इसमें इस शेप का होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की लाइन होगी। अब इसके साथ साथ ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है, यानी कि अगर आप कैपिटल एंड लेबर दोनों को कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट भी उसी सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन थी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन लेबर और कैपिटल। मैंने आपको बता ही दिया कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया है वो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया है। इसके बाद सोलो ने माना था कि लेबर फोर्स जो है वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइन है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइन है, और ये किस रेट से बढ़ रही है, एन रेट से बढ़ रही है। यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो थी वो एन थी, यानी कि ग्रोथ जो है हमारी पॉपुलेशन की वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हो रही है। और वहीं पे हमने बताया था कि स्टडी स्टेट पे कैपिटल की ग्रोथ रेट भी एन होगी और आउटपुट की ग्रोथ रेट भी एन होगी। तो हम कह सकते हैं अगर लेबर और कैपिटल दोनों एन रेट से बढ़ रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी एन रेट से बढ़ेगा, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू स्केल मिलेगा इस केस में। नेक्स्ट था सेविंग इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। सेविंग जो होती है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होती है। इसका मतलब है कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो इक्वल होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से, और इसके साथ साथ हमने माना था सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो ये सब अजम्पशन थी सोलो मॉडल की। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो इस केस में क्या होता चलता है, इंक्रीज होता चलता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज कैसे होता चलता है, देखिए मान लीजिए आपने 4 आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए पहली बार यूज करी 2 यूनिट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट टाइम आपको जब 4 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो आपको 2 यूनिट नहीं 3 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पहले से ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको सेम यूनिट ऑफ आउटपुट दोबारा चाहिए तो आपको पहले से ज्यादा कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे 4 यूनिट आपको कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल का जो रिटर्न है वो डिमिनिश होता चलता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो कैपिटल की है वो डिमिनिश होती चलती है, यानी कि सेम आउटपुट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी हर बार। तो जैसा कि हैरेट-डोमन मॉडल में हमने माना था कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सोलो मॉडल के केस में हमने माना कि कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होता चलता है। किस लिए इंक्रीज होता चलता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से ये इंक्रीज होता चलता है। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात करी कि सोलो ने किसकी यूज किया था, आउटपुट पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन का यूज किया था, और इसको हमने स्मॉल y से डिनोट किया था, और कैपिटल पर कैपिटा को हमने स्मॉल k से डिनोट किया था। ठीक है, और जब लेबर एन रेट से ग्रो करेगी, कैपिटल भी एन रेट से ग्रो करेगी, और हमारा आउटपुट भी एन रेट से ग्रो करेगा। इसके साथ साथ हमने मानी थी ये जो है फंडामेंटल इक्वेशन थी सोलो की। सोलो की फंडामेंटल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो हमें पता है स्टडी स्टेट पे कैपिटल पर कैपिटा जो है
वो ग्रो नहीं करता, यानी कैपिटल पर कैपिटा की ग्रोथ रेट जो होती है वो 0 होती है। तो हमारा कैपिटल पर कैपिटा कांस्टेंट रहेगा। अब वो कांस्टेंट कब रहेगा, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी इंक्रीज हो। ये एसवाई क्या है, हमारी सेविंग है, और सेविंग ही मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इतने से इंक्रीज हो कि जो न्यू लेबर ऐड हुई है इकोनॉमी में, यानी कि न्यू पॉपुलेशन ऐड हुई है, उसको भी कैपिटल मिल जाए, और जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको भी कैपिटल मिल जाए। ठीक है, तो इतने रेट से हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा कैपिटल पर कैपिटा कांस्टेंट था। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब हमने हैरेड वाली वीडियो करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल फुली यूटिलाइज होगी तो कौन सी स्टेट होती है, वो स्टेट होती है वारंटेड ग्रोथ रेट, और जब हमारी लेबर फुली यूटिलाइज होगी वो होती है हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट। तो हम कह सकते हैं कि सोलो ने किसकी बात की थी, नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल होगी। तो स्टडी स्टेट कौन सी होगी, जब नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल होगी। यहाँ पे ये एक्चुअल ग्रोथ रेट की कहीं पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सोलो का एक तरह से क्रिटिसिज्म था, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम सेविंग रेट को चेंज कर दें, मान लीजिए पहले ये सेविंग रेट है और ये हमारा स्टडी पॉइंट है, अगर हम सेविंग इंक्रीज कर दें तो हमारा स्टडी पॉइंट ये आ जाता है, यानी कि हमारे कैपिटल पर कैपिटा बढ़ गया, इसके साथ साथ हमारा आउटपुट पर कैपिटा बढ़ गया। पहले आउटपुट पर कैपिटा ये था, अब आउटपुट पर कैपिटा इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही इकोनॉमी में सेविंग इंक्रीज होती है, कैपिटल पर कैपिटा और आउटपुट पर कैपिटा बढ़ जाता है। पर क्या ग्रोथ रेट बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि हम स्टडी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और स्टडी पॉइंट पे ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेविंग रेट सोलो के केस में इंक्रीज होने से लॉन्ग रन में कोई फायदा होता है, जी नहीं, लॉन्ग रन में ग्रोथ को कोई फायदा नहीं होता। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा 0 ही हो जाती है। हाँ, लेकिन जिस कंट्री की सेविंग रेट ज्यादा होगी उस कंट्री में कैपिटल पर कैपिटा ज्यादा होगी, आउटपुट पर कैपिटा ज्यादा होगा। जिस कंट्री में सेविंग रेट कम होगी उस कंट्री में कैपिटल पर कैपिटा कम होगी और आउटपुट पर कैपिटा भी कम होगा। उसके बाद बात करी हमने पॉपुलेशन की। जैसे इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, हमारा कैपिटल पर कैपिटा डिक्रीज हो जाता है और साथ में आउटपुट पर कैपिटा भी डिक्रीज हो जाता है। पहले आउटपुट पर कैपिटा ये था, अब आउटपुट पर कैपिटा इतना हो गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से हमारा कैपिटल पर कैपिटा और आउटपुट पर कैपिटा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हम वापस स्टडी पॉइंट पे ही जाते हैं। तो हम चाहे जो मर्जी कर लें, हम बेसिकली स्टडी पॉइंट पे ही पहुंच रहे हैं, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा हमारी 0 ही हो रही है। लेकिन एक बात है, सेविंग अगर इंक्रीज होती है तो हमारा कैपिटल पर कैपिटा बढ़ रहा है और आउटपुट पर कैपिटा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो कैपिटल पर कैपिटा कम हो रहा है, आउटपुट पर कैपिटा कम हो रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट पे कोई असर नहीं कर पा रही है। तो अब हम देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ रेट पे असर कर जाती है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे डेप्रिसिएशन रेट जो चल रही है, ये हमारी सेविंग है। यहाँ इकोनॉमी इस स्टडी पॉइंट पे है, ये हमारा आउटपुट पर कैपिटा है जिसे हमने स्मॉल y से डिनोट किया हुआ है। ओके, ये हमारा कैपिटल पर कैपिटा है जिसे हमने k स्टार से डिनोट किया हुआ है, स्टार हमने स्टडी पॉइंट के लिए लगाया हुआ है। अब देखिए हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू में a k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। मान लीजिए एक प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है 2 k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। अब जैसे ही मान लीजिए ये इंक्रीज हो गई तो हमारा नया प्रोडक्शन फंक्शन क्या आ जाएगा, मान लीजिए 2 से 3 हो गई तो ये नया प्रोडक्शन फंक्शन आ गया 3k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। इसी तरह दोबारा इंक्रीज होती है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन आ जाएगा y3 इज इक्वल टू में 4k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमने देखना हो, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि इनकम बढ़ गई है फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, या फिर कह लीजिए आउटपुट बढ़ गया है, तो हमारी सेविंग जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, तो हमारी ये सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टडी पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में कैपिटल पर कैपिटा बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी बढ़ने से कैपिटल पर कैपिटा बढ़ गई, और कैपिटल पर कैपिटा बढ़ने का मतलब है कि हमारा आउटपुट पर कैपिटा भी इंक्रीज हो गया और हमारा स्टडी पॉइंट ये आ गया। फिर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रहेगी तो क्या होता रहेगा, सेम ही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट होगा, यानी कि हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम से सेविंग बढ़ेगी, और ये हमारा स्टडी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि हमारी कैपिटल पर कैपिटा बढ़ गई, और कैपिटल पर कैपिटा बढ़ने का मतलब है कि हमारा आउटपुट पर कैपिटा बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं पहले स्टडी पॉइंट ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रहती है हमारा स्टडी पॉइंट बढ़ता रहता है, यानी कि हमारी ग्रोथ रेट पर कैपिटा बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैपिटल पर कैपिटा और आउटपुट पर कैपिटा बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है पर कैपिटा में। तो इसीलिए सोलो का मानना था कि जो टेक्नोलॉजी है अगर आप उसे इम्प्रूव करते चलेंगे तो हमारी आउटपुट पर कैपिटा बढ़ता चलेगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी का मेन रोल होता है। तो जो मेन फैक्टर थे हमारे कैपिटल एंड लेबर, उनका रोल होने के साथ साथ
सबसे ज्यादा रोल किसका था? टेक्नोलॉजी का था। इसे हम सोलो रेजिडुअल भी कहते हैं, ठीक है, और इसे ही हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। अब मान लीजिए हमने जानना हो कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रेट क्या है, यानी कि डेल ए अपॉन में ए क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल ए अपॉन में ए इज इक्वल टू में डेल वाई अपॉन में वाई माइनस एल्फा डेल के अपॉन में के 1 माइनस एल्फा डेल एल अपॉन में एल, यानी ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल होगा? ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट माइनस एल्फा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल 1 माइनस एल्फा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? देखिए आउटपुट पर कैपिटा को हमने कैसे लिखा था? वाई अपॉन में एल, यानी कि रेशो में था, बटे में था। अगर हमने ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा निकालनी थी, मैंने आपको कहा था माइनस कर देते हैं हम, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था? माइनस हो गया था। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ए के अल्फा एल 1 माइनस एल्फा, ये किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो तब ये क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगा? ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्लस ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, यहाँ अल्फा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, तो ये सारा क्या चला जाएगा? उस साइड चला जाएगा, तो डेल ए अपॉन में ए किसके इक्वल हो जाएगा? डेल वाई अपॉन में वाई माइनस अल्फा डेल के अपॉन में के माइनस 1 माइनस अल्फा डेल एल अपॉन में एल। तो ये आ गया हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला। तो आपको अगर ग्रोथ रेट ऑफ लेबर दी हुई है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दी हुई है, और बताया हुआ है टोटल प्रोडक्टिविटी में कैपिटल का रेशो कितना है और लेबर का रेशो कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रेट क्या होगी। तो ये था सोलो मॉडल के बारे में। अब एक और चीज जानने वाली इसमें यह है कि सोलो ने माना था कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड होती है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन में आप सेविंग इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी असर नहीं पड़ता, यानी कि ये एंडोजेनियसली डिटरमाइन नहीं होती, एक्सोजेनियसली डिटरमाइन होती है। इसीलिए हम इसे एक्सोजेनियस मॉडल ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। अब सोलो मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? देखिए इसका क्रिटिसिज्म पहले नंबर पे ये हुआ था कि सोलो ने बात की थी वारंटी ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट की, इन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटी ग्रोथ रेट के बीच में रिलेशन नहीं डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था कि जो नियो क्लासिकल थे और नियो केनिशियन थे, नियो क्लासिकल यानी कि सोलो, नियो केनिशियन यानी कि केन्स को फॉलो करने वाले, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस था? नियो क्लासिकल ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात नहीं करी थी, जो केन्स को फॉलो करते थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करी थी, यानी कि उनका मानना था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करती है। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट फंक्शन की नियो क्लासिकल ने बात नहीं करी। हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं नियो क्लासिकल के केस में, यानी सोलो के केस में, पर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात नहीं करते। इन्होंने बस ये माना था इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगी, पर इन्वेस्टमेंट बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करती है। ये सब किसने बताया था हमें? ये हमें केन्स ने बताया था। इसके बाद थर्ड क्रिटिसिज्म था इसका कि सोलो ने टेक्निकल प्रोग्रेस को माना था एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड है, ठीक है, यानी कि वो लेबर के ग्रोथ करने पे और कैपिटल के ग्रोथ करने पे डिपेंड नहीं करती। मगर उसने इग्नोर कर दिया इस बात को कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च और कैपिटल अक्यूमुलेशन की वजह से भी बढ़ती है। यानी कि जब हम ज़्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट करते रहते हैं तो हम कैपिटल को क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, यानी कटिंग के लिए अलग होगी, सेपरेटिंग के लिए अलग कैपिटल यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे इनोवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इनोवेशन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के चांसेस से बढ़ जाते हैं। तो कैपिटल अक्यूमुलेशन पे भी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है, तो टेक्नोलॉजी को एक्सोजेनियस मान लेना ये चीज गलत है। इस बेस पे हमारे सोलो का क्या हुआ था? क्रिटिसिज्म हुआ था। ओके, तो ये था हमारा सोलो मॉडल और इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। अब इसके बेस पे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले केस है कि सोलो मॉडल में कैपिटल इज ए सब्जेक्ट ऑफ डैश, सो एज यू ऐड एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, जैसे ही हम एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल लगाएंगे अदर फिक्स रिसोर्सेज, और किसी रिसोर्स को चेंज के बिना, देयर कम्स ए पॉइंट वेयर मोर कैपिटल डज नॉट इंक्रीज आउटपुट एज मच एज इज डिड बिफोर, यानी कि कैपिटल जो है ऐड करने से आउटपुट उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ रहा था। तो इसका क्या मतलब है? कैपिटल इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोलो मॉडल डैश इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल। हमने क्या पढ़ा था? आउटपुट पर कैपिटा इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, यानी कि आउटपुट बेसिकली इसका फंक्शन है कैपिटल का। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल।
इन द सोलो मॉडल द पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज नोन एज, मैंने आपको बताया था उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही हो जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सोलो ग्रोथ मॉडल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन रेट होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट लीड टू एट द न्यू स्टडी स्टेट। अगर सोलो के ग्रोथ मॉडल में हम डेप्रिसिएशन रेट को बढ़ा दें, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखें, तो न्यू स्टडी स्टेट पे क्या होगा। देखिए ये हमारी डेप्रिसिएशन रेट है, अगर हम इसे इंक्रीज कर दें तो न्यू स्टडी स्टेट हमारी ये आ जाएगी। अब इस न्यू स्टडी स्टेट पे क्या हो गया, हमारा कैपिटल पर कैपिटा डिक्रीज हो गया, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट पर कैपिटा भी डिक्रीज हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, नहीं। एन एम्बिग्यूअस फैक्टर इन आउटपुट पर वर्कर, नो। अ डिक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर, ये बात सही है, हमारा आउटपुट पर वर्कर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डेप्रिसिएशन रेट इंक्रीज करने पे। ओके, which of the following reason contribute to the growth slowdown in capital accumulation and output per worker under the solo growth model। सोलो ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ के स्लो डाउन होने का क्या रीजन था, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो इसका भी ग्रोथ रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट सेविंग रेट है इसका भी ग्रोथ रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चेंज नहीं हो रही तो भी ग्रोथ रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रोथ रेट किस वजह से स्लो डाउन होगी, डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the steady state diagram of the Solow model a decline in productivity is shown by। देखिए ये हमारा सोलो मॉडल है, जैसे ही प्रोडक्टिविटी मान लीजिए डिक्लाइन हो गई, ठीक है, पहले हमने बढ़ाई थी, तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने का मतलब है कि हमारी सेविंग भी क्या होती चलेगी, डिक्लाइन होती चलेगी। तो ऑप्शन में देखिए शिफ्टिंग अप द सेविंग पर वर्कर कर्व, यही पॉइंट हमारा गलत हो गया। सेविंग पर वर्कर क्या होती चलती है, कम होती चलती है, जैसे ही आउटपुट पर वर्कर कम होगा सेविंग पर वर्कर भी कम होती चलेगी। शिफ्टिंग अप द सेविंग पर वर्कर कर्व, ये भी गलत है, शिफ्टिंग डाउन होगा यहाँ पे। शिफ्टिंग डाउन द सेविंग पर वर्कर कर्व रिजल्टिंग इन ए हायर स्टडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो, कैपिटल लेबर रेशियो के हायर स्टेट पे पहुंचेगा, नहीं। जैसे ही ये डाउनवर्ड शिफ्ट होती चलेगी हमारा कैपिटल पर लेबर भी कम होता चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग डाउन द सेविंग पर वर्कर कर्व रिजल्टिंग इन ए लोअर स्टडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोलो ग्रोथ मॉडल डिस्क्राइब हाउ आउटपुट इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ए टाइम। नो, आउटपुट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा ये हमें सोलो मॉडल नहीं बताता। हाउ आउटपुट इज डिटरमाइंड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, नो, कैपिटल एंड लेबर चेंज होती रहती है। मैंने आपको बताया था लेबर भी एन रेट से बढ़ेगी और कैपिटल भी एन रेट से बढ़ेगी, और तो आउटपुट भी एन रेट से बढ़ेगा, तो कैपिटल एंड लेबर फिक्स नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। हाउ सेविंग, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्ट आउटपुट ओवर टाइम, ये हम सोलो मॉडल में जरूर देखते हैं कि कैसे सेविंग, पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्निकल चेंज जो है वो आउटपुट को चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द सोलो रेजिडल। सोलो रेजिडल क्या होता है, देखिए सोलो रेजिडल के मैंने आपको बताया था ये हमारा सोलो रेजिडल होता है, ये हमें क्या बताता है, इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट होना चाहिए था यहाँ पे। सोलो रेजिडल इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेविंग, ये भी गलत हो गया। इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट। तो याद रखिएगा सोलो रेजिडल क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल का जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने यूज किया था वो क्या अज्यूम करता है, डैश रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है, कैपिटल और लेबर दोनों चेंज हो रहे हैं, और जब हमारा कैपिटल और लेबर दोनों चेंज होंगे तो ये कौन सा रिटर्न देता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड डैश मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल क्या होती चलती है, डिमिनिश होती चलती है, तो क्या आ जाएगा आंसर, कांस्टेंट एंड डिमिनिश, कहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी। तो ये सब था सोलो मॉडल के बारे में। सोलो का पार्ट 2 यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें हमने क्या बात कही कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होती चलती है, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज होती है तो हमारा कैपिटल पर लेबर इंक्रीज होता है, आउटपुट पर लेबर इंक्रीज होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा होती है, वो क्या थी, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा भी बढ़ जाती है, जबकि और केस में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, कैपिटल पर कैपिटा पे पड़ रहा था, आउटपुट पर कैपिटा पे पड़ रहा था, पर ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा पे इफेक्ट किसकी वजह से पड़ता है, टेक्नोलॉजी की वजह से पड़ता है। और उसके बाद हमने बात करी क्रिटिसिज्म की सोलो मॉडल की, उसके बाद हमने सोल्व करे सोलो के एमसीक्यूज। अब यहाँ पे हमारा सोलो मॉडल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।